हेलो दोस्तों, मैं विजय। मैं अपने YouTube चैनल लर्निंग विद विजय सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को भारत के संक्षिप्त परिचय के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, भारत का मानचित्र और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। भारत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, क्योंकि यहाँ सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग पशुओं जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे, तब यहाँ के लोग एक अच्छी जिंदगी जीते थे। नगर नियोजित बसा करता था, लेकिन कुछ कारणों से यह सभ्यता विलुप्त हो गई। आज हम इसके भारत के 3-4 नाम भी हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत और आर्यवर्त। इनके नाम कैसे पड़े, इस भूखंड का नाम कैसे पड़ा, हम जानने की कोशिश करते हैं। ये नदी सिंधु है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के लद्दाख होते हुए फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। इस नदी का नाम सिंधु है, हम सभी जानते हैं। जब ईरानी लोग इंडिया आए, भारत आए, तो इस नदी के पास पहुंचे तो यहाँ के लोगों से पूछा कि इस नदी का नाम क्या है, तो उन्होंने सिंधु बताया और वो सा को हा उच्चारित करते थे। तो इस नदी का नाम वो हिंदू बोले और यहाँ के लोगों को हिंदू बोला, यहाँ के रहने वालों को हिंदू बोला। इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा और लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। फिर ग्रीक यानी ग्रीस, यूरोप महाद्वीप के लोग यहाँ आए और ग्रीक लिटरेचर में भी इंडिया शब्द है, वहाँ से ये लोग आए तो सा को ई प्रोनाउंसिएशन करते थे, तो सिंधु को इंदु कहा और यहाँ के लोगों को इंडियन कहा और इस देश का नाम इंडिया रखा। भारत, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, और कुछ इतिहास कहते हैं कि इस भूखंड पे भरत नामक जनजाति निवास करती थी, इसलिए इस देश का नाम भारत पड़ा। हंततोगत्वा यूरेशिया, यूरोप और एशिया के मध्य के लोग आए, जिसे आर्य कहा जाता है, और इस नदी के पास आए और यहीं बसे और इस देश का नाम रख दिया आर्यवर्त। खुद आर्य थे और इस देश का नाम आर्यवर्त रखा। तो हम जाने कि ये 4 नाम कैसे पड़े। अब हम जानेंगे इसका और कुछ, इसे प्राकृतिक इसकी सीमा क्या है, राजनीतिक इसकी सीमा क्या है, इसका विस्तार कितना है, यहाँ जनसंख्या कितना रह रही है, ये सब हम थोड़ा चर्चा करेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, एक स्थलबद्ध का देखा जाए, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। यहाँ पे है कन्याकुमारी,
सबसे दक्षिणतम बिंदु, और यहाँ पे सबसे उत्तरतम बिंदु है इंद्रकौल, और इनके बीच दूरी है 3214 किलोमीटर। यदि हम पूछें कि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर, निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण बिंदु, और उस स्थल का नाम इंदिरा पॉइंट था, जो 2004 के सुनामी में डूब गया हिंद महासागर में। अब हम इसकी देशांतरीय विस्तार देखें तो कहां से कहां तक है, तो यह शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। कहां से शुरू होता है? गुजरात के गोरमाथा से और अरुणाचल प्रदेश के किबतू तक। इन दोनों के मध्य लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, अंतर है, और 30 डिग्री डिफरेंस होने के नाते यहाँ 2 घंटे का अंतर होता है सुबह होने में। यहाँ जब सुबह होगी तब यहाँ 2 घंटे रात रहेगी, और यहाँ जब शाम होगा तो यहाँ 2 घंटे रात हो जाएगी। इसकी लंबाई देखा जाए कितने किलोमीटर है, तो 2933 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे कुछ प्राकृतिक इसके जो बॉर्डर हैं, सीमा है, वो क्या है। उत्तर में है विशाल नवीन मोड़दार पर्वत, जिसका नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर इसी भूखंड, इसी देश के नाम के आधार पर नाम रखा गया। इधर है अरब सागर दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण पूरब में है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यही हिंद महासागर अरब सागर से दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, और जिससे वर्षा ऋतु में काफी वर्षा होती है, और कृषि कार्यों में बेहतर योगदान देता है। और ये जो ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से मानसून को रोकने में, मानसून पवनों को रोकने में विशेष योगदान देता है, और इसीलिए यहाँ पे अच्छी वर्षा हो पाती है। यदि ये नहीं होता तो मानसूनी हवाएं कुछ आगे बढ़ जाती, और शायद ये यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता है। ठंडियों में ये हिमालय पर्वत साइबेरियन से चलने वाली पूर्वी ठंडी हवा, एक जो बर्फीली हवा होती है, वो हमारे जनमानस के लिए काफी नुकसानदेह होगी। यह तो ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो उस पार से इस पार चली आती, तो शायद हम लोग यहाँ पे इतनी जनसंख्या में नहीं रह सकते थे। तो इसका भी काफी योगदान है। और यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि। इन सब नदियाँ जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। यदि ये नहीं होता तो यहाँ जल की भी कमी रहती, क्योंकि ये नियतवाही नदियाँ हैं, जो हमेशा नदियाँ में जल रहता है हर मौसम में, क्योंकि वहां से बर्फ पिघलता है, उसको पर्याप्त जल मिलता है। अब हम बात करेंगे कुछ इसके राजनीतिक बॉर्डर, सीमा।
भारत के उत्तर पश्चिम जो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा ही हिस्सा था पाकिस्तान, आज ये पाकिस्तान है। उसके बाद है अफगानिस्तान, फिर उसके बाद तिब्बत चाइना, फिर उसके बाद उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान, पश्चिम में म्यांमार और भारत के 3 तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश। ये देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। और सॉरी, एक गलती यहाँ रह गई, छूट गई, वो है अपना पड़ोसी श्रीलंका। श्रीलंका देश है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत की एरिया देखें, क्षेत्रफल देखें तो कुल कितना है, तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कुल स्थलीय सीमा का 2.4% है। और हम पॉपुलेशन देखें तो आज हम पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, जो हम विश्व में पहला स्थान लेने वाले हैं। लेकिन 2011 के हम अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास जनसंख्या थी 121 करोड़ 5,69,573। ये 2011 की जनगणना है, जो कुल विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग हमारे पास था। तब हम चाइना के बाद दूसरा स्थान रखते थे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान रखते थे। अब हम देखें कि इनका बाहरी यानी बाउंड्री या सीमा की लंबाई कितना है, तो कुल अगर हम देखें तो 22,716.6 किलोमीटर है। अब इसमें हम स्थलीय और जलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों द्वीप समूह की भी हम अगर सीमा ले लें तो हमारे पास होता है 7,516.6 किलोमीटर। तो दोस्तों, आज ये रहा अपना भारत का संक्षिप्त परिचय, और ये हमारी पहली वीडियो है। आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इसमें कुछ सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।